नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया और अनुमान है कि 1,35,000 लोग मारे गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर परमाणु हमला किया। शहर तबाह हो गया और 70,000 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। इन हमलों के 77 साल गुजर चुके हैं। अब दुनिया में जो परमाणु हथियार हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से कहीं ज़्यादा विनाशकारी विध्वंसक है। हिरोशिमा पर जो बम गिरा उसकी ताकत 15 किलो टन विस्फोट की थी। इसको आप यूँ समझिए कि 1 किलो टन पावर का मतलब ये हुआ कि जो TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूमीन विस्फोटक होता है वह 1000 टन और उससे जितना विध्वंस होगा वह 1 किलो टन परमाणु बम करता है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। 1 किलो टन का परमाणु बम और अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे आप गिराते हैं उसको, तो इस विस्फोट का जो रेडियस होगा वह 1 मील के दायरे में होगा। वहाँ जो भी होगा पलक झपकते ही राख हो जाएगा। जो अब आपके सामने लाल घेरा आएगा, जब घेरा देखते हैं आप तो उस दायरे में जितने भी लोग होंगे वो कोई नहीं बचेगा और जितनी इमारतें होंगी वे मलबा हो जाएंगी। जो उससे बाहर का इलाका होगा उस दायरे में ज़्यादातर इमारतें तबाह हो जाएंगी। इस इलाके में भी मौतें होंगी और जो बचेंगे उनकी ज़िंदगी नर्क से ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसके बाहर का जो दायरा होगा उस हिस्से के लोग बम के रेडिएशन से इतने झुलस जाएंगे कि जिंदा लाश बन जाएंगे। ऐसी तबाही सिर्फ 1 किलो टन का परमाणु बम लाएगा। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिरा था वह 15 किलो टन का था। अब ये देखिए कि आज कितने खतरनाक परमाणु बम दुनिया के पास हैं। अमेरिका के पास एक परमाणु बम है B-83, जिसे उसने 70 के दशक में तैयार किया था। इससे जो विस्फोट होगा वह 1200 किलो टन की ताकत का होगा। यानी कि हिरोशिमा पर जो बम गिरा 15 किलो टन का, उससे 80 गुना ज़्यादा ताकतवर और विनाशकारी। अगर यह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे जैसी जगह पे गिरता है तो पल भर में 16 लाख से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। 1954 में अमेरिका ने ऑपरेशन कैसल ब्रावो के जरिए एटमी टेस्ट किया था और अमेरिका ने जो अभी तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया उसी समय किया था। यह बम 15,000 किलो टन का था, यानी कि हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर, विनाशकारी। 1000 गुना ज़्यादा। इस तरह के बम को अगर आप न्यूयॉर्क जैसे शहर पर गिरा दें तो सारा शहर सेकंड भर में शमशान हो जाएगा और सारी इमारतें मलबा का ढेर बन जाएंगी। अमेरिका के ऑपरेशन कैसल ब्रावो के 7 साल बाद 30 अक्टूबर 1961 को रूस ने सार एटम बम का टेस्ट किया था। यह दुनिया में आज तक का जो रिकॉर्ड पे है सबसे ताकतवर एटमी टेस्ट था। इससे जो विस्फोट हुआ वो 50,000 किलो टन का हुआ। अब आप समझिए कि अमेरिका ने जो सबसे ताकतवर एटमी टेस्ट किया ऑपरेशन कैसल ब्रावो के तहत, उससे 3.5 गुना ज़्यादा विनाशकारी रूस का सार एटम बम। इन सभी टेस्ट को हुए 6 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और कहा यह जाता है कि आज दुनिया के एटमी देशों के पास उससे कहीं ज़्यादा तबाही मचाने वाले बम हैं। ये स्थिति आज की तारीख में दुनिया की है। दुनिया में आज की तारीख में 14,900, 15,000 के आसपास एटम बम हैं। दुनिया के कुछ वैज्ञानिक परमाणु युद्ध की स्थिति में होने वाली तबाही का आकलन निकालने पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। यह चर्चा और चिंता आज की हमारे शो की इसलिए है कि दुनिया के 2 ताकतवर देश रूस और अमेरिका यूक्रेन युद्ध के चलते आमने सामने आ गए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो तेवर हैं, वो जो तेवर दिखा रहे हैं, उस लिहाज से दुनिया में किसी भी दिन तबाही का तांडव शुरू हो सकता है। ये मजाक नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रूस और अमेरिका अगर परमाणु युद्ध में उतरते हैं तो एटमी एक्सप्लोजन से 45 मिनट के अंदर 31 लाख लोग मारे जाएंगे। 45 मिनट के अंदर 31 लाख लोग। पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिका में एटमी वॉर के पहले कुछ घंटों के भीतर 9 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे। 9 करोड़ लोग कुछ घंटों के भीतर। ये तो तुरंत होने वाली मौतें होंगी।
एटमी रेडिएशन का लंबे समय तक धरती पर जो असर और उससे जो मौतें होंगी उनसे जुड़ी हुई तबाहियां अलग हैं। ये अजीब तरह की त्रासदी है जिसके मुहाने पर दुनिया आज की तारीख में खड़ी है। एक स्विट्जरलैंड की संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन फॉर एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको आईकैन कहते हैं। उसके मुताबिक 1945 में हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था, उसी साइज के अगर 100 बम गिरा दिए जाएं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। क्लाइमेट का साइकिल, उसका पैटर्न तहस नहस हो जाएगा। आप यूँ मानिए कि एक के बाद मौसमों का आना और जाना जो होता है वो बंद हो जाएगा। अभी धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ है, तीखी है, थोड़ी देर बाद बारिश होगी, अगले कुछ दिनों के भीतर ठंड आएगी। ये जो पैटर्न आपके यहाँ मौसमों का है, ये कुछ नहीं रहेगा। ना खेती हो पाएगी, ना बागबानी। आईकैन कहता है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो धरती का तापमान कम हो जाएगा। कारण, क्योंकि विस्फोट से उठने वाला जो गहरा धुआं होगा धरती के ऊपर वह जम जाएगा और लगभग 10% जगहों पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी, इतना घना और गहरा होगा। एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिपड़ी कहते हैं। उसके मुताबिक दुनिया भर में जितने परमाणु हथियार हैं उनसे धरती 50 बार तबाह की जा सकती है। आज की तारीख में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है और उनका 80% रूस और अमेरिका के पास है। कोई भी देश अपने पास परमाणु बमों की सही संख्या नहीं बताता है। सिपरी ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2020 के शुरुआती समय में 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। इनमें से 1,800 हथियार अलर्ट मोड पर थे, यानी कि बस एक ऑर्डर का मामला था और वो भेज दिए जाते, लॉन्च कर दिए जाते, कहीं तबाही हो जाती। सिपरी के मुताबिक 2020 तक अमेरिका के पास 5,800 और रूस के पास 6,375, चीन के पास 320, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 215, भारत के पास 150, इजराइल, हालांकि कभी उसने इस बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन अनुमान है कि 90 परमाणु बम उसके पास भी हैं, और उत्तर कोरिया जिसके पास 60 परमाणु बम होने का अनुमान लगाया जाता है। ये एटमी हथियार दुनिया के पास हैं। उनमें से अमेरिका ने 1,800 को और रूस ने 1,625 को, जबकि फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 एटम बम को या न्यूक्लियर वॉर हेड को अलर्ट मोड में डाल रखा है, यानी कि हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जो आंकड़े आप देखते हैं, ये दुनिया में तबाही लाने वाला जो साजो सामान है, जिसको हम न्यूक्लियर वॉर हेड कहते हैं, परमाणु बम कहते हैं, उसका ये आंकड़ा है। इसके ऊपर दुनिया फूले नहीं समाती है और पुतिन हैं कि वो अपने रवैये से टस-से-मस होना नहीं चाहते। Подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी तक जो बयान आपने सुने और जो स्थितियां मैंने आंकड़ों के जरिए आपके सामने रखी, समझिए कि एक तरह का बैकग्राउंड है। इसके आगे दुनिया की जो ताज़ा स्थिति है उसको रख करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सदी यह जो है धरती के विनाश की सदी होगी। क्या एटमी हमले की आग में दुनिया के खाक होने का वक्त आ रहा है। अगर एक सीमित तरीके का ही एटमी वॉर हुआ तो विध्वंस और विभीषिका कैसी होगी, यह सोच कर भी कोई दहल सकता है। जो बम के हमले से बाहर की दुनिया होगी वह भी कई तरह के नुकसान झेलेगी। यह ठीक है कि किसी भी देश के लिए परमाणु हमले के बारे में सोचना ही विनाश के बारूद पर चिंगारी फेंकने जैसा है। कोई देश ऐसी त्रासदी तबाही के फैसले पर नहीं आना चाहेगा, ना वो आना चाहता होगा। मगर जैसे युद्ध को लेकर लगता है कि युद्ध नहीं होगा और हो जाता है, आज की तारीख में यूक्रेन आपके सामने है।
कहीं ऐसा ही एटमी हमले के साथ हो गया तो? अभी दुनिया जिस भयानक और जंगी हालत में खड़ी है, उसमें रूस, यूक्रेन, नेटो और किसी न किसी खेमे में खड़े दुनिया के कई और देशों को समझना बहुत ज़रूरी लगता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूस के टैक्टिकल और कम क्षमता वाले परमाणु बम के इस्तेमाल के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि रूस की तरफ से इस तरह के हमले का खतरा है, इस बात को इतना ही नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति बेहद नज़दीकी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव वो ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया तो मॉस्को यूरोप के बीच रूस का जो कैलिनग्राड सैनिक अड्डा है वहाँ परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर सकता है। ऊपर दो बातें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब और दूसरा कैलिनग्राड आर्मी बेस। दरअसल परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक टैक्टिकल और दूसरा स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल एटम बम कम क्षमता के होते हैं और उनका इस्तेमाल सीमित दायरे में हमले के लिए किया जाता है। टैक्टिकल परमाणु हथियार 1 किलो टन या इससे कम वजन का भी हो सकता है और 100 किलो टन का एक्सप्लोजन भी वो कर सकता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 15 किलो टन का एटम बम जो गिराया था, उससे छोटा भी हो सकता है और उससे 6-7 गुना ज़्यादा ताकतवर भी टैक्टिकल बम हो सकता है। ये सारे बम टैक्टिकल कैटेगरी में ही आते हैं। स्ट्रैटेजिक बम 1000 किलोमीटर या उससे अधिक के भी हो सकते हैं और 1000 किलो टन के भी हो सकते हैं। यानी कि ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर के जा सकती हैं, उन पर इनको लोड किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन में ताकत और तबाही का अंतर है। अब कैलिनग्राड, यह रूस का ऐसा शहर है जो रूस की मुख्य भूमि से दूर है और बाल्टिक सागर के पास है। इस शहर की सीमा पोलैंड और लिथुआनिया से लगती है, जो नेटो के मेंबर हैं, दोनों पोलैंड, लिथुआनिया और अमेरिका के मित्र देश हैं। कैलिनग्राड में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने MiG-31 विमानों को, युद्धक विमानों को तैनात कर रखा है। आमतौर पर कैलिनग्राड बेस पर MiG-31 को तैनात नहीं किया जाता है, मगर रूस ने कर रखा है। इस बेस पर बड़ी संख्या में सैनिक जंगी जहाज, परमाणु बम गिराने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल, 50 से ज़्यादा सुखोई फाइटर जेट हमेशा तैनात हैं। किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से जाती हैं और अपने टारगेट को नस्तनाबूद कर सकती हैं। जाहिर है रूस का आक्रामक रवैया और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA जो कह रही है, उनका डायरेक्टर जो कह रहे हैं, उनके बयान को, रूस की धमकी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यह हर तरफ माना जाने लगा है। इस बात का सबूत है कि न्यूक्लियर वॉर की आशंका से अभी आज की तारीख में इनकार करना ठीक वैसे ही है जैसे आप शुतुरमुर्ग अपना सर जमीन में डाल लें और खतरे को समझने के निपट गया। CIA चीफ यह कह रहे हैं कि अभी तक रूस की तरफ से कोई हलचल नहीं है कि एटमिक वॉरहेड या एटमिक हमले की कोई तैयारी उसके यहाँ चल रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी है तो खुफिया जानकारी रखती है। लेकिन रूस का जो इंटेंट है, उसका जो मिजाज है और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो तेवर है, उससे उसको लगता है कि इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। इस आशंका को बना करके और अपनी तैयारियों को उसके मुताबिक दुरुस्त रखना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन यह साफ कर चुके हैं कि अगर उनके रास्ते में कोई और देश आता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह बार बार उन्होंने अपनी बात कही है। ये रूस है। रूस के पास कम क्षमता वाले जो टैक्टिकल बम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 2000 बम हैं और उसकी धमकी के बाद यूक्रेन ही नहीं, नेटो देशों में भी कोहराम है। यूक्रेन में तो लोगों ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। सैन्य ग्रेड के बंकर, यानी कि जो सैनिकों के लिए बंकर होते हैं युद्ध के समय के, उस तरह के बंकर बनाए जा रहे हैं। परमाणु हमले को लेकर दहशत का आलम यह है कि फ्रांस की एक बंकर बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यूक्रेन युद्ध से पहले उसके पास बंकर्स के लिए एक भी क्लाइंट नहीं था, लेकिन अब बड़ी संख्या में बंकर्स बनाने की डिमांड आने लगी है। रूस ने 8 महीने पहले यूक्रेन पर हमला किया था और यूक्रेन में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत के बाद अब परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए वहाँ के लोगों ने खाना स्टोर करना शुरू कर दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी कई महीनों का खाना स्टोर कर रहे हैं। स्थिति यह बन गई है कि कीव और आसपास के कई शहरों में फूड स्टोर्स लगभग खाली हो गए हैं। रिटेल फूड चेन के आसपास अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये उस तरह के हमले की हैं जो रूस यूक्रेन पर कर रहा है, और इस तरह के हमले में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, इमारतें ध्वस्त हो रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर लोग पलायन कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़ करके आस पड़ोस के देशों में जाकर के पनाह लिए हुए हैं, और इसी तरह का गुबार, इसी तरह के धमाके और इसी तरह के हमले लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर होते जा रहे हैं। दरअसल रूस कह रहा है कि अगर 3 स्थितियां पैदा हुई तो परिणाम भयानक होंगे, और यह मजाक नहीं है। इन तीनों स्थितियों को समझना ज़रूरी है। पहली स्थिति यह है कि यूक्रेन को अगर नेटो में शामिल किया तो नेटो को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर कोई देश नेटो का सदस्य है तो नेटो के नियम कहते हैं कि किसी भी सदस्य देश पर हमला अगर होता है तो वह नेटो पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी देश मिल करके लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि उनको नेटो का सदस्य बनाया जाए, यानी कि यूक्रेन को। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी 30 देश नेटो के मेंबर हैं वे अपनी सहमति दें। रूस की दूसरी शर्त यह है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का मेंबर बनाया जाता है और उनके ज़रिए रूस की सीमा के पास हथियार तैनात किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी देश हैं, तो फिर उसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह जवाब कुछ भी हो सकता है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने पर टर्की ने पहले रंगा डाल रखा था, और नियम कहता है कि एक मेंबर कंट्री भी वीटो करता है तो किसी देश को नेटो की सदस्यता नहीं दी जा सकती है। एक डील के तहत टर्की ने अपना एतराज़ हटा लिया और दोनों देशों की मेंबरशिप का प्रोसेस शुरू हो गया है। इससे होगा ये कि रूस से लगे पूर्वी इलाके में नेटो और मजबूत हो जाएगा। मगर अभी स्वीडन और फिनलैंड को मेंबरशिप मिलने में साल भर का समय लग जाएगा, क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है। अगर नेटो मौजूदा यूक्रेन युद्ध को देखते हुए समूची प्रक्रिया को जल्द निपटा लेता है और इन दोनों देशों को सदस्य बना लेता है, और फिर उनकी ज़मीन पर जो रूस से लगी हुई है हथियार तैनात करता है, तो जाहिर है रूस जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर वह रूस बनाम नेटो का युद्ध हो जाएगा, जिसका अंजाम एटमी वॉर तक भी पहुंच सकता है। रूस की तीसरी शर्त यह है कि उसने यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर कब्जा करके रखा है, उनको यूक्रेन को वापस दिलाने के लिए अगर कोई मदद को आगे आता है तो फिर उसको उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यूक्रेन के दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया, ये 4 इलाके हैं जिन पर रूस ने पिछले महीने कब्जा करने और बाकायदा इसका ऐलान कर दिया। यह पूरा क्षेत्र यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 15% है। बाद में रूस ने कथित तौर पर इन चारों इलाकों में जनमत संग्रह भी करवाया और कहा कि यहाँ के लोगों ने रूस में इन इलाकों के विलय पर अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये रूस के इलाके हैं और इन पर किसी भी तरह का हमला रूस की संप्रभुता पर हमला है। ये जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन से काट दिया है लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन को, और पूरे यूक्रेन का जो क्षेत्रफल है उसका 15% ये इलाका है जो आपको संतरी रंग में दिख रहा है, और रूस ने इसको अब अपना इलाका मान लिया है। जैसे क्रीमिया है, नीचे आपको क्रीमिया दिख रहा होगा, 2014 में वो भी यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 में रूस ने आक्रमण करके और क्रीमिया को ले लिया था। अब एक बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है नक्शे पर, जो कभी यूक्रेन का था, आज की तारीख में वो रूस का हो गया है। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूक्रेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का दावा करने वाला अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका 30 देशों के सैन्य संगठन नेटो का अगुवा देश है, और उसने हाल ही में ये कह दिया कि वह अपने सैनिक लड़ने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि रूस से सीधी भिड़ंत नहीं चाहता है। वैसे वह ये ज़रूर कह रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की कोई कमी नहीं आने देंगे। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि जिन एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 4 महीने से कर रहे हैं, अमेरिका वह उनको दे देगा। अमेरिका के रवैये में जो यह बदलाव है, सीधे टकराव नहीं लेने वाला, उसका कारण रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी ही माना जा रहा है। दरअसल 8 सितंबर को जब यूक्रेन ने रूस के मेनलैंड से क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर हमला कर दिया, उसके बाद से पुतिन का माथा जैसे बारूद हो गया। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूसी एयरफोर्स और आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित उसके
कई शहरों पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी, गोले बरसाए। रूस ने हमले की रफ्तार कई गुना तेज कर दी और यूक्रेन का कमांड अपने सबसे खतरनाक कमांडर सर्गेई सुरोविकीन को दे दी। सर्गेई सुरोविकीन को जिंदा शैतान कहा जाता है कि वो पत्थर के हैं, उनके भीतर कोई मरूवत नहीं है, कोई दया मया नाम की चीज़ वो जानते नहीं हैं। सुरोविकीन रूसी एयरफोर्स के चीफ हैं और पुतिन ने उनको यूक्रेन अभियान की कमान तब दी है जब कई मोर्चों पर यूक्रेन की फौज ने रूस से कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। सीरिया में जब रूस दाखिल हुआ था तो उस ऑपरेशन की कमान पुतिन ने सुरोविकीन को ही दी थी। सीरिया जो अरब मुल्क है, तब रूसी एयरफोर्स ने सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की मदद के लिए वहां जा करके बागियों के ठिकानों पर बमबारी की थी, बल्कि बरसात कर दी थी। लेकिन इसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे गए। सीरिया का अलेप्पो शहर खंडहर और शमशान बन गया। तस्वीर आपके सामने है। आप कह नहीं सकते हैं कि शहर हाल तक आबाद रहा था। पूरी तरीके से रूसी वायुसेना के विमानों ने बम गिरा करके अलेप्पो शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। नतीजा ये रहा कि बागी घुटनों के बल आ गए और सुरोविकीन को उस कुख्यात ऑपरेशन के लिए हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन का अवार्ड दिया गया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट कहती है कि सुरोविकीन के साथ काम कर चुके रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि 10 अक्टूबर को यूक्रेन की राजधानी कीव में जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ वह बिल्कुल हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि सुरोविकीन के अंदर इंसानी जानों के लिए बहुत कम सम्मान है। उन्हें डर है कि सुरोविकीन के हाथ यूक्रेनी लोगों के खून से पूरी तरह सन न जाएं। अगर रूस की तरफ से ऐसे कुछ और भी खूंखार और बेरहम फैसले लिए जाने का कारण अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, चाहे उसके लिए उनको परमाणु युद्ध तक जाना क्यों नहीं पड़े। ये स्थिति है पुतिन की। अमेरिका की मुश्किल क्या है? उसकी मुश्किल ये है कि वो जिन देशों का पुराना दोस्त रहा है वे देश भी रूस का साथ दे रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि पुतिन की कूटनीति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कूटनीति पर बहुत भारी पड़ रही है। दुनिया में तेल उत्पादन करने वाले देशों का सबसे बड़ा मंच है ओपेक प्लस, यानी कि ओपेक के देश और प्लस और ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके 13 सदस्य देश और प्लस समूह के 10 यानी कुल 23 देशों का संगठन है ओपेक प्लस। रूस भी प्लस में आता है और पूरे संगठन का नेतृत्व भी करता है। इस ओपेक प्लस ने कुछ ही रोज पहले प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया, जिसके बाद इस संगठन पर अमेरिका ने रूस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। नवंबर से ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादन को और घटा देगा। आने वाले नवंबर से ओपेक देशों में सऊदी अरब का दबदबा है और कहा जाता है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मामले में एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका की प्लानिंग कुछ और थी। चूंकि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस का तेल अमेरिका और पश्चिम के देश नहीं खरीद रहे हैं, ऐसे में सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब और यूएई जैसे उसके जो पुराने दोस्त हैं, ये देश तेल का उत्पादन बढ़ा दें ताकि संकट नहीं आए, आर्थिक बोझ नहीं पड़े। इसकी खातिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था, मगर हुआ ठीक उल्टा। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यही नहीं, ओपेक का मेंबर देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अभी रूस के दौरे पर गए थे। वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद जिस कोट में निकले, कहा जा रहा था कि वह पुतिन का कोट था। ठंड बाहर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पुतिन ने अपना एक कोट उनको पहना दिया था। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कोट उन्होंने पहन रखा है, यह पुतिन का कोट कहा जा रहा है। इसके बाद जब शेख नाहयान अपनी कार में बैठने के लिए गए तो पुतिन ने खुद चल करके उनकी कार का दरवाज़ा खोला और उनको अंदर जाने के लिए कहा। अब ऐसी खातिरदारी पर यूएई गदगद होगा ही होगा। यूएई के राष्ट्रपति के साथ पुतिन की यह बॉन्डिंग अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार अब धमकी देने लगे हैं कि अगर रूस ने कोई ऐसी हिमाकत की जो परमाणु हमले तक जाता है तो फिर उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे।
don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do will determine what response would occur. मेरे साथ दो खास मेहमान अभी जुड़ गए हैं, जनरल सिन्हा और जनरल शिवाच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बेहतर बात यह है कि आप दोनों यूक्रेन संकट पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, बारीक नज़र रखते हैं और जानकारियां आपके पास बेहिसाब है। चूँकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है तो बहुत सारे सवालों का जवाब लेना मेरे लिए आसान होगा और दर्शकों का समझना भी उतना ही आसान होगा। जनरल सिन्हा, यह माना जाने लगा है कि अगर यूक्रेन के जिन इलाकों पर पुतिन ने कब्जा करके रूस का हिस्सा बना लिया है, अगर उसको वापस लेने की कोशिश यूक्रेन करता है, यूक्रेन के पीछे नेटो के देश खड़ा होते हैं, तो हालात एटॉमिक वॉर तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एलपीआर, डीपीआर, खेरसोन, जफराजिया और क्रीमिया को भी जोड़ना चाहिए। पांचवा वो है 2014 में आया था। इसके अंदर में कोई भी रिवर्सेस होगी तो पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं, ये तो तय है। मगर उससे भी ज़्यादा यदि सबसे देखिए, ये युद्ध ही शुरू हुआ है कि नाटो का विस्तार को लेकर के, और ऐसा नहीं, ये युद्ध थोपा गया है रशिया के ऊपर में, क्योंकि नाटो के विस्तार में यूक्रेन का जो रेड लाइन था वो डिली डाली करके, और जो पिछले साल आपने देखा, और उसके बाद फरवरी के बाद उन्होंने एक्चुअली ये सेकंड ऑपरेशन है रशिया को कंटेनमेंट का, और एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान है, खास करके जो स्ट्रेटजिक डोमेन के अंदर में, जिसमें में खास करके अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो कंटेनमेंट चाहते हैं वेस्टर्न्स, खास करके अमेरिका के, वो 21 शताब्दी की एक जियो अलाइनमेंट है, उसके ऊपर में है, उसके डोमेन में हम सारी बातें कर रहे हैं, और सब चीज़ें उसमें खास करके यूक्रेन फोर्थ फ्रंट में है, और रशिया को एक मौका है, क्योंकि यदि उन्होंने करना है तो कहाँ करेंगे, या तो पूरे यूक्रेन में करो, या अपने जो एलपीआर डीपीआर की बात करते हैं या क्रीमिया की बात करते हैं, आप खेरसोन और जपोरिजिया को छोड़ दीजिए, तो ये तो 2014 से चल रही है। एलपीआर डीपीआर में मिन्स्क अकॉर्ड के ऊपर में, जो इसमें जर्मनी और फ्रांस दोनों शामिल थे, मगर ये उस समय भी चलता रहा, 8 साल तक ये चलता रहा, 70,000 लोग मारे गए हैं, ये मीडिया कवरेज नहीं होती थी उसमें। आज उसका विस्तार है, और ये विस्तार के अंदर में भी जो आप न्यूक्लियर डोमेन में जब आप ये कहते हैं अर्माजेडोन आने वाला है, और कौन, वो बाइडेन साहब कहते हैं, उसका खंडन भले ही पेंटागन कहे कि ऐसा न्यूक्लियर वॉर का हम नहीं जाएंगे, मगर जो परिस्थितियां बनती हैं, और खास करके रशिया से वो बार बार ये आता है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। भले ही अभी 2 दिन पहले पुतिन ने जब काजाकिस्तान के अस्थाना से बोला, तो उन्होंने कहा कि हम वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन, तो एक मैसेजिंग तो दे रहे हैं, मगर जमीन के ऊपर में क्या होगा, खास करके ये विंटर के बाद, क्योंकि विंटर का फेज अभी शुरू होना है, और विंटर वॉर का अब हमारा न्यारा जो एनर्जी वॉर की तरफ ले जाएगा, ये पूरा का पूरा दार है कि किस तरह चीज़ें बदलेंगी, क्या आने वाले जो हम जनवरी के बाद देखेंगे, क्या ये, क्योंकि अभी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी उसको कहते हैं जनरल फ्रॉस्ट, जनरल विंटर। जी जनरल सिन्हा, आने वाले कुछ महीनों में 22 अक्टूबर के खतरे, हाँ जी बिल्कुल, खतरे का एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। जनरल शिवाच, मामला जो है वहाँ के फंसा हुआ है कि नेटो को लगता है कि नाक कट जाएगी अगर यूक्रेन के उन इलाकों पर, जिन इलाकों पर पुतिन ने कब्जा करके रखा है, ये रूस के पास ही रह जाता है तो, और 30 देशों का इतना बड़ा मंच है, और आपस में उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सब ताकतवर मुल्क हैं, अगर एक बार में आपकी साख गिरवी चली गई और आप लुट गए साख के लिहाज से, तो फिर दुनिया में कोई और मुल्क आप पर भरोसा नहीं करेगा। सऊदी अरब, यूएई जैसे पुराने दोस्त हैं, वह भी अब अमेरिका के साथ नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि यह स्थितियां किसी बड़े मतलब वॉर में जाएंगी, या फिर ये कहीं जाकर के संभल जाएगा? और देखो यशवंत, इसमें यही बात लगी
कि जो सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है, इस तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, उस तरफ से भी नहीं है। अगर आप देखें ये जो 4 रीजन हैं जो कि यूक्रेन का हिस्सा थे, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन, जहां पर एक प्रकार रेफरेंडम करा के अभी रूस ने इसको अपना हिस्सा बना लिया है और अब कह रहा है कि इसके ऊपर अगर आप लड़ाई करेंगे तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका और नेटो इसको मानने वाले नहीं हैं। और ग्राउंड पे जिस हालात को देखो आप, जैसे अभी खार्किव से उन्होंने 6 से 8 हजार स्क्वायर किलोमीटर जीत लिया और हाई मार्क जैसे ऑफेंसिव वेपन दिए हैं, जो हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम। तो कहीं ऐसा ना हो अगर नेटो की कंट्रियां उसको दोबारा लेने की कोशिश करेंगे, इसमें उसको लगेगा रूस को कि उसकी ह्यूमिलेशन है, कहीं हार हो रही है, ऐसे में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज होना संभव है। यही एक डर सता रहा है। मगर ये भी सच है कि क्या ये इसको मान ले। ये भी एक बात आपने बहुत अच्छी डाली कि अगर वो 4 हिस्से जो रेफरेंडम करके आज रूस ने अपने साथ मिलाए हैं और अब उसको ही मान लिया जाए 15% जो इलाका है ये रूस का है, तो क्या इससे स्थिति ठीक होगी? क्या यूएस इसको मानेगा? क्या नेटो कंट्रीज को मानेंगे? तो सच्चाई है ये बड़ा सवाल है। अगर अरसद आज मैं कर रहा हूं तो उसका कारण यही है, मेरे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं, इस देश के माहिर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और इनकी अपनी जो राय है बिल्कुल वैसी ही है जैसी आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के एक इलाके पर रूस का कब्जा है और जनरल सिन्हा का कहना ये है कि रूस पर ये जंग थोपी गई है क्योंकि नेटो का मेंबर आप बनाना चाहते थे यूक्रेन को और रूस को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि रूस की सरहद के पास आकर के अगर उसकी सेनाएं खड़ी हो जाती हैं नेटो की तो फिर रूस के लिए खतरा था। इसलिए यह एक तरह के थोपा युद्ध है और अब रूस चाहता है कि जो स्थिति जहां है वहां बनी रह जाए, लेकिन नेटो नहीं चाहेगा क्योंकि नेटो की साख जो है ना वो फंसी हुई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है और ये जानकारी देने के लिए और मेरे दर्शकों को बताने के लिए कि अभी जो हालात हैं और जिस सवाल को लेकर के अरसद में मैं चल रहा हूँ, अगर वो गंभीर है, संजीदा है, दुनिया के लिए ख़तरनाक है तो क्यों है। दोनों मेहमानों की राय आपने सुनी और बहुत साफ थी। अगला रुख इजराइल का करता हूँ मैं। जैसे हमने बताया कि सऊदी अरब और यूएई, यह 2 देश जो पुराने मित्र थे अमेरिका के, उन्होंने रूस के साथ अपना पाला बदल के रखा है और ओपेक प्लस ने पेट्रोलियम का या तेल का उत्पादन कम कर दिया है। नवंबर में और कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में उनको पैसा चाहिए बाज़ार में। इजराइल को देखिए, अमेरिका का जिगरी दोस्त माना जाता है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के भयानक हवाई हमलों से बचने के लिए नेटो देशों ने हाल ही में यह ऐलान किया था कि वे यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करेंगे। वैसे यूरोपीय देशों के पास इतना शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि रूस के हमले को वो रोक पाए। जो यूक्रेन को पूरी तरीके से रूसी मिसाइलों से बचा सके, इस तरह के डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। हाल ही में एक इंटरव्यू में यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिस्टोस्की ने कहा कि इजरायल के पास एयर डिफेंस का अच्छा अनुभव है। उनके पास आयरन डोम जैसा ताकतवर रक्षा कवच है और हमें अपने शहरों के लिए बिल्कुल वैसे ही सिस्टम की ज़रूरत है। हम उनके साथ इस बारे में बात कर रहे हैं लंबे समय से। जानकार मानते हैं कि इजरायल का आयरन डोम 90% सक्सेसफुल माना जाता है, सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का माना जाता है। मगर इजरायल ने अपने आयरन डोम को, एयर डिफेंस सिस्टम जो उसका है, यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। कारण जानते हैं क्या है? कारण यह है कि इजरायल ने कहा कि वह रूस के साथ अपने संबंध की बलि नहीं चढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए, सऊदी अरब, यूएई और इजरायल जैसे पुराने मित्र भी अमेरिका के साथ आज खड़ा नहीं दिख रहे हैं। बाइडेन सऊदी अरब को धमकी भी दे चुके हैं कि जो किया गया उसका खामियाजा सऊदी अरब को भुगतना पड़ेगा। मगर सऊदी अरब कह रहा है कि तेल प्रोडक्शन का मामला जो है उसको गिराना ओपेक का फैसला था, उसमें सभी देशों की सहमति थी, 23 देशों की, ओपेक प्लस की, और 23 देशों के लिए आप हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। जब ऐसे देश साथ नहीं तो फिर अमेरिका भारत से कैसे उम्मीद करता है कि वह रूस का साथ छोड़ दे और तेल कहीं और से खरीदे। भारत को रोज़ 50 लाख बैरल तेल की ज़रूरत होती है और उसने फिर साफ किया है कि उसको जहां से भी किफ़ायती दाम पर तेल मिलेगा वह खरीदेगा। वह अमेरिका का नहीं जानना चाहता है कि उसकी राय क्या है। India will buy oil from wherever it has to, for the simple reason
that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries. I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves, in one particular case, extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. परमाणु युद्ध के मंडराते खतरे के बीच भारत का स्टैंड साफ है। भारत सरकार ने बार बार कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत से ही हल निकलना चाहिए, लेकिन रूस के साथ भारत का दोस्ताना संबंध है और रहेगा। अभी 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सोवियत जो संघ था 1991 से पहले और रूसी हथियार भारत के पास इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की और उन्होंने इसके लिए अपने साथी के तौर पर एक सैन्य तानाशाह को चुना। जयशंकर पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे, ज़ियाउल हक से लेकर के परवेज़ मुशर्रफ तक, और यही बात 100 आने सही भी है। Really a long-standing relationship with Russia, a relationship that has certainly served our interests well. When you asked about the military equipment issue, we have, as you know, a substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons. And that inventory actually grew for a variety of reasons. You know, the merits of the weapon systems themselves, but also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. So I think we all in international politics deal with what we have. We make judgments which are reflective of both our future interests as well as our current situation. सीधा और सपाट जवाब। अमेरिका की दोगली नीति आज भी जारी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में एक है। एक गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी राजदूत को बुला करके यह जानना चाहें कि अमेरिका का आधिकारिक बयान पाकिस्तान के बारे में क्या है। जहाँ तक आई थिंक कि हमें कोशिश करना चाहिए, एक तो इसको यूएस एम्बेसडर को दिमाश शायद इसी वक्त हो रहा होगा, तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए कि अपना मुल्क का जो सही मौक़िफ़ है वो पेश करे। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हम इस बात से ग्रेज करें कि हम कंस्पिरेसी थीरीज़ में चले जाएं। क्या मजाक है। एक देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि पाकिस्तान खतरनाक देश है और पाकिस्तान का विदेश मंत्री कहते हैं कि हम जानना चाहें कि आधिकारिक बयान अमेरिका का क्या है। इससे अधिक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है क्या? मगर मज़ेदार बात देखिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति पाकिस्तान को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदार मुल्क मानता है, उसी पाकिस्तान को वही व्यक्ति 45 करोड़ डॉलर यानी कि 3,574 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहा है। किस लिए भाई? F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए। अगर सनकी देश है तो फाइटर जेट को उसको दे करके उसको अपग्रेड क्यों कर रहे हो? भारत ने इस पर अपना सख्त एतराज़ जता दिया। अमेरिका ने दलील दी थी कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के अपग्रेडेशन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंह पर ही कहा कि आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। आपको याद होगा कि 2019 में भारत ने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो अगले दिन पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। उस समय विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से जिस विमान को मार गिराया था वह अमेरिका का F-16 फाइटर जेट ही था। जयशंकर वही कह रहे थे, मुझे पता है कि वो जेट्स कहाँ और किसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। So it is
really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continue. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. अब बताइए कि इस तरह का अमेरिका अगर ये सोचे कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ दे, ये संभव है क्या? वह भी इतना पुराना दोस्त जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा होकर तो दुनिया को जवाब दिया है। अमेरिका और उसके नेटो के देशों के साथ मुश्किल ये है कि वे रूस को आर्थिक मोर्चे पर घेरना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने ओपेक के साथ मिलकर तेल का दाम तय करने का मामला हो या फिर भारत जैसे मित्र देशों को रियायती दाम पर तेल बेचने का या फिर S-400 की सप्लाई का, हर मोर्चे पर हर तरीके से नेटो देशों के दहले पर नहला मारा है पुतिन ने। अलबत्ता पड़ोसी देश बेलारूस ने तो नेटो की नींद उड़ा दी है। कई हलकों में कहा जा रहा है कि पुतिन को अगर परमाणु हमला करना होगा तो वे अपनी ज़मीन से नहीं करेंगे बल्कि बेलारूस से करेंगे। अब रूस बेलारूस को भी एक बार समझ लेते हैं। 1991 में पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था उससे 15 देश निकले, यूक्रेन भी उसी से निकला और बेलारूस में। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल ही में यह ऐलान किया कि वह रूसी सेना के लिए अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। यह ऐलान उन्होंने क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद किया। बेलारूस की सीमा सबसे ज़्यादा यूक्रेन से लगती है। इसका मतलब ये है कि रूसी फौज अब बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन पर हमला बोल सकती है। पश्चिमी देशों की चिंता ये है कि बेलारूस की सीमा पोलैंड और लिथुआनिया से भी लगती है, जो नेटो के मेंबर कंट्री हैं। ऐसे में नेटो अगर इन देशों में अपने हथियार तैनात करता है तो रूस बेलारूस की लगती हुई सीमा तक आकर के मार कर सकता है। दुनिया बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की दोस्ती के बारे में जानती है। हाल ही में पुतिन के 70वें जन्मदिन पर लुकाशेंको ने उन्हें ट्रैक्टर भेंट किया था। लुकाशेंको एक तानाशाह हैं जो पिछले 3 दशकों से बेलारूस पर राज कर रहे हैं। उनको सुनिएगा आप जरा। Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Мы недавно констатировали, что Польша просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. В Беларуси мы уже констатировали. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к 1 метру нашей территории. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं, इस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जा करने और उसे रूस में मिलाने के बाद पुतिन इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, मगर यूक्रेन अपने इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं और ना ही नेटो के देश ऐसा मानने को तैयार हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन भी जो यूक्रेन की रूस के पास है हम नहीं रहने देंगे। अमेरिका नेतृत्व करता है नेटो का। राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु धमकी पर पुतिन को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी। इन धमकियों के बीच नेटो के 14 देश परमाणु युद्ध लड़ने का अभ्यास करने जा रहे हैं। नेटो देशों का यह परमाणु अभ्यास बहुत बड़ा माना जा रहा है, जिसमें B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर भी साथ होगा। अमेरिका के B-52 बॉम्बर दुनिया में कहीं भी परमाणु बम गिराने में सक्षम है। नेटो ने अपने परमाणु अभ्यास का नाम स्टील फाइटर नून दिया है। दूसरी तरफ रूस भी इसी तरह का अभ्यास करने जा रहा है। रूस का परमाणु अभ्यास फरवरी 2022 में किए गए अभ्यास के बाद दूसरी बार हो रहा है। फरवरी वाले एक्सरसाइज को तो पुतिन ने खुद देखा था। इसमें समुद्र, ज़मीन, हवा से मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस बार के अभ्यास को रूस ने ग्रोन नाम दिया है और वह इस एक्सरसाइज को इसी महीने करने की तैयारी में है।
ये स्थिति दोनों तरफ से है, इसलिए खतरे को आप समझ सकते हैं। बेहद खतरनाक और डरावनी मौजूदा जो स्थिति है दुनिया की, एक नज़र उस शख्स पर जो नेटो का मेंबर होने के बावजूद पुतिन का दोस्त है और लोग कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोक सकता है। उनका नाम है अर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति। नेटो का सदस्य होने के कारण अमेरिका ने तुर्की में परमाणु बम स्टोर कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ एर्दोगान के रिश्ते को एक घटना ने खराब कर दिया था। मामला जुलाई 2016 का है, जब अर्दोगान को मारकर तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन नाकाम हो गई। तख्ता पलट की इस कोशिश के लिए अर्दोगान अमेरिका को जिम्मेदार मानते हैं और उनके ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर उनका शक बना रहता है। इसलिए अर्दोगान दोनों तरफ खेलने लगे हैं। युद्ध की शुरुआत में उन्होंने रूस का विरोध किया था, ड्रोन देकर के यूक्रेन की मदद अब भी कर रहे हैं क्योंकि उससे रूस को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ वे पुतिन से कई दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। पिछले महीने 20 सितंबर को अर्दोगान ने कहा था कि उन्हें लगता है कि पुतिन जंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक महत्वपूर्ण कदम जल्द ही उठाया जाएगा, मगर अभी तक बेहतरी के कोई संकेत दिखे नहीं। अलबत्ता यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जिस तरह से कब्जा किए गए इलाकों को वापस हासिल करने की जिद ठाने बैठे हैं और पुतिन के साथ बातचीत को लगभग असंभव मान रहे हैं, उसे देखते हुए खतरे का सायरन जो सुनाई पड़ता हुआ सा लगता है बार बार, वह विनाश की कोई काली रात लेकर के आ सकता है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो विज्ञान तकनीक के रास्ते, दुनिया की बेहतर जिंदगी के जो रास्ते दुनिया निकालती रही है, उन सब की एक बार में ही अंत्येष्टि हो जाएगी। इसलिए ऐसी त्रासदी को रोकने की जो कोशिशें चल रही हैं वो कामयाब हों, ये हम सब की कामना होनी चाहिए। हर सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।